गुड इवनिंग सभी को। देखिए आज हम एक ऐसे चैप्टर पे आए हैं, क्लोनिंग। ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये एक ऐसी विधि है जिसे अगर कहा जाए कि विज्ञान के क्षेत्र में ये एक जादू का कार्य करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ये इस तकनीक के माध्यम से हम लोग वो कार्य कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस क्लोनिंग के माध्यम से मैं अपने जैसा ही बहुत से व्यक्ति खड़ा कर सकता हूँ, जो हूबहू मेरे जैसा होगा, मेरे जैसे शरीर होगी, मेरी जैसी आंखें होंगी, मेरे जैसा आवाज़ होगा, सब कुछ मेरे जैसा हो सकता है। बस मेरे जैसा अगर कुछ नहीं हो सकता तो वो है मेरे जैसा दिमाग नहीं हो सकता है। मतलब सब चीज़ें मेरी जैसी होंगी। और इसके माध्यम से हम ऐसे जीवों को भी उत्पन्न कर सकते हैं जो अत्यधिक दुधारू नस्ल के हो सकते हैं, या हम इसके माध्यम से अत्यधिक मांस उत्पादन करने वाले जीवों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके माध्यम से समझ लीजिए कि आप अपने घर में सलमान खान को भी पैदा कर सकते हैं, ऐश्वर्या राय को भी पैदा कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको पैदा कर सकते हैं। मतलब बस आपको कुछ चीज़ें बस इसमें समझना है, आप समझ जाएंगे तो सभी बातें आपको समझ। जो डायनासोर विलुप्त हो गया है उस डायनासोर को भी पैदा किया जा सकता है। जो डोडो पक्षी समाप्त हो गया है, डोडो पक्षी समाप्त बस वो भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब लगभग बहुत से काम इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। आप हमारे पूर्वज, हमारे घर में जो दादा दादी नाना नानी जो गुजर चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनको भी पैदा किया जा सकता है। बस उनकी थोड़े बहुत क्या मिल जाए, हमें जीवाश्म मिल जाए, उनके शरीर के कुछ हिस्से मिल जाए, उनके माध्यम से हम उनको पैदा किया जा सकता है। हूबहू उन्हीं के जैसा होगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम इस वीडियो को समझते हैं कि आखिर क्लोनिंग होता क्या है। क्लोनिंग देखिए होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये एक प्रकार से जादू की छड़ी के रूप में इसकी गिनती होती है। ये क्लोनिंग विधि तभी संभव हो पाई जब हम लोगों ने जीनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जीनेटिक आधार, जब कोशिकाओं के अंदर बैठे हुए जो केंद्रक होते हैं, केंद्र में बैठे हुए जीनों का जब हम अध्ययन करें तब जाकर हमें क्लोनिंग क्या हुआ समझ में आया, हमें बहुत सरल भाषा में समझ में आई। अगर जीनों का अध्ययन नहीं कर पाते तो हमारे लिए क्लोनिंग क्या होता है, बहुत कठिन होती है। देखिए क्लोनिंग क्या होता है कि प्रोसेस होता है, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब स्पर्म, ये एक प्रकार से स्पर्म होता है, और ओवम का एक केंद्रक होता है, और इन दोनों के स्पर्म और ओवम की जब मुलाकात होती है तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 होते हैं। ओवम में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। तो इससे जो बनता है जिसे कहते हैं जाइगोट, इसमें कितने गुणसूत्र बनते हैं तब, 46। 23 माता से आए और 23 पिता से है, ये 46 गुणसूत्र। इसे क्या बोलते हैं, जाइगोट या भ्रूण कहते हैं। इस विधि से वो जो बच्चा पैदा होगा इसके अंदर दोनों के लक्षण आएंगे, यानी माता के भी आएगा और पिता के भी लक्षण आएंगे। लेकिन अगर किसी महिला के अंदर से हम ओवम लेके आए, क्या लेकर आए, ओवम, उसकी महिला के अंदर से हम एक ओवम निकाल के लेके आए, इस ओवम में कितने गुणसूत्र बैठे होते हैं, इस ओवम में बैठे होते हैं कुल टोटल गुणसूत्र 23। ओवम का मतलब होता है अंडाणु। और इस ओवम से हमने क्या किया, इस ओवम से हमने इस न्यूक्लियस को निकाल दिया, इस नाभिक को निकाल दिया। यानी ओवम तो है, ये अंडाणु तो है, लेकिन ये अंडाणु कैसा है, बिना न्यूक्लियस का है। मतलब इसका वो जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो भी खाली हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे कि इस नाभिक में हम एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति बना लेते हैं। इस एक व्यक्ति के शरीर से हम लोग इसके स्पर्म वाला क्रोमोसोम्स न लेकर के आके शरीर के किसी अन्य भाग की कोई एक कोशिका लेकर आएंगे। जो शरीर के किसी अन्य भाग की जो कोशिका होती है उसे कहते हैं सोमेटिक न्यूक्लियस सेल बोलते हैं, उसे सोमेटिक सेल न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब शरीर के किसी अन्य भाग की कोशिका से। अब मान लेते हैं जैसे एक बाल लेके आ गए, इसका क्या लेके आ गए, बाल लेके आ गए। इस बाल में से इसका जो केंद्रक है, इस केंद्रक को हमने निकाला और इस केंद्रक को कहाँ डाल दिया, इस ओवम के केंद्रक में डाल दिया। ये ओवम भले एक महिला से आया है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस किसका है, ये एक पुरुष का है, ये पुरुष है। इस पुरुष के बाल का एक न्यूक्लियस लेके आया है, तो उसके अंदर इस पुरुष के बाल में जितने 46 के 46 गुणसूत्र थे, ये टोटल किसमें आ गए, इस महिला के, ये जो ओवम था इस ओवम के न्यूक्लियस में। ये भले न्यूक्लियस महिला का है लेकिन इसके अंदर अब जितने भी गुणसूत्र हैं, जितने भी गुण हैं, वो किसके हैं, अब इस पुरुष के हैं। तो अब फिर उसके बाद इसमें डालने के बाद, यानी कि इस ओवम के अंडाणु के केंद्रक में डालने के बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं भाई, जब किसी महिला के यूटेरस में जो फैलोपियन नलिका में अगर निषेचन क्रिया होता है तो उसे हम इन वाइवो फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो वीवो मोबाइल सुने होंगे आप, तो वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम किसी परख नली में
अगर परख नली में अगर हम विभाजन कोशिका के अंदर शुरू करवाएं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इन विट्रो। तो ये विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, यानी कि इस न्यूक्लियस में विभाजन कराने के लिए, इस न्यूक्लियस में विभाजन कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हल्का से इलेक्ट्रिक शार्ट देंगे। इस परख नली में क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हल्का से इलेक्ट्रिक शार्ट देंगे, तो ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस बैठा हुआ है, इस न्यूक्लियस में क्या शुरू होगा, विभाजन शुरू होगा। यानी एक न्यूक्लियस से क्या होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 न्यूक्लियस के बाद कितने बनेंगे, 8। यानी कि जब कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है तो जो ये बना था तो ये जाइगोट बना था। जब विभाजन शुरू हुआ था तो मतलब कि जब इसमें विभाजन शुरू होता जाइगोट बना था। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, इसे क्या कहा जाता है, मोरूला। मतलब जब इसमें विभाजन शुरू हो जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा, मोरूला। मोरूला के जब कोई संरचना निर्धारित होने लगती है कुछ इस प्रकार से जैसे बनने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टूला। क्या कहा जाता है, ब्लास्टूला। जब कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाए और वो ब्लास्टूला के पोजीशन में पहुंच जाता है तो इसे हम किसी महिला के क्या करते हैं, यूटेरस में डाल देते हैं। इसे किसी महिला की यूटेरस में डाल देते हैं। ये होता है किसी महिला का यूटेरस। इस जब यूटेरस में डाल देंगे, यानी हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, इस यूटेरस में डाल देंगे और इस महिला के अंदर वो बच्चा क्या होगा, बड़ा होगा। ये बच्चा बड़ा होगा। यानी कि जब ब्लास्टूला के बाद जो स्थिति आती है उसे क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है गैस्ट्रूला। उस पोजीशन को क्या कहता है, गैस्ट्रूला। तो इस गैस्ट्रूला के बाद कि जो पीरियड होता है उसे क्या बोला जाता है, यानी कि जो बच्चा बनेगा इस गैस्ट्रूला के बाद जो एक बच्चे बनने का प्रोसेस होता है, इस अवधि काल को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गैस्ट्रेशन पीरियड। इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड। और ये 9 महीने का होता है। तो गैस्ट्रूला के बाद जो एक बच्चा पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, उस गैस्ट्रेशन पीरियड को उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि एक बच्चे का जन्म जो गैस्ट्रेशन पीरियड ही कहा जाता है। यानी कि बच्चे का जो जितने समय पला है तो गैस्ट्रूला के बाद 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। फिर 9 महीने बाद वो जब बच्चा पैदा होगा तो हूबहू इसका जो ये वाला जिसका ये न्यूक्लियस आया था ये पूर्ण रूप से इसी को पड़ा होगा। अगर ये पुरुष रहा तो ये जो बच्चा पैदा होगा 9 महीने बाद ये महिला होगा या पुरुष होगा, इसमें आपको डाउट होगा कि पुरुष होगा कि महिला। तो नहीं, इसमें पूरी तरीके से गारंटी है, 100% गारंटी है कि ये लड़का ही पैदा होगा, क्योंकि इसके इस ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस डाला गया है ये इस पुरुष का डाला गया है और वो 46 के 46 गुणसूत्र उसी पुरुष का ही है। तो इसका मतलब है कि इस पुरुष के अंदर जितने गुण थे वो पूरा का पूरा गुण इस बच्चे में आएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोनिंग। इसके जो जनक थे हमारे देश में, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था, हमारे देश में नहीं मतलब सबसे पहले जिसने इस क्लोनिंग विधि की खोज की थी उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था गर्डन। क्या नाम था, गर्डन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोनिंग का जो जनक है वो क्या नाम था उसका, गर्डन। इस गर्डन ने 1962 में क्लोन तैयार किया था, किसका, एक मेढक का। सबसे पहले एक मेढक का क्लोन तैयार किया गया था। लेकिन अब मेढक का भी कोई क्लोन थोड़ी होता है। तो उसके बाद एक व्यक्ति आया 1996 में जिस व्यक्ति का नाम था इयान बिलमट। क्या नाम था, इयान बिलमट नाम था। नाम याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि आधुनिक, अगर पूछा जाए कि आधुनिक जो क्लोनिंग है इसका जनक कौन है तो वो है इयान बिलमट। और इसने किसका बनाया था, इसने डॉली नामक एक भेड़ का क्या किया था, डॉली नामक भेड़ का इन्होंने सबसे पहले क्लोन तैयार किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले किस जीव का, किस स्तनधारी जीव का, अगर स्तनधारी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भेड़, यानी उस भेड़ का नाम क्या था, डॉली नामक भेड़ का सबसे पहले क्लोनिंग तैयार किया गया था। और अगर गर्डन पूछा जाए कि क्लोनिंग का जनक कौन है तो सबसे पहले इसका था गर्डन साहब ने। इन्होंने क्या किया था, एक मेढक का क्लोन तैयार किया था। ठीक है, अब आते हैं इनमें से कुछ बातें और समझते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार मिटा ले। अब देखिए, अब इसमें हमने जो बातें की थी कि हम अपने घर में इसके माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। कि मतलब जैसे कि बात करें तो अपने घर में किसी बॉलीवुड स्टार को पैदा कर सकते हैं, किसी विदेशी स्टार को पैदा कर सकते हैं, किसी को भी। जैसे मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में प्रियंका चोपड़ा पैदा हो जाए, तो हम गए प्रियंका चोपड़ा के पास, हमने कहा कि भाई प्रियंका चोपड़ा जी अपना एक न्यूक्लियस दे दीजिए हमें। ये प्रियंका जी से हमने कहा भाई अपना एक न्यूक्लियस दे दीजिए, हमें आपका क्लोन तैयार करना है। प्रियंका जी नाराज़ हो जाएंगी तो कहेंगी कि भाई मैं अपना न्यूक्लियस क्यों दूँ, तो मेरे जैसे बच्चा पैदा करके क्या करोगे। तो लेकिन अब चूँकि बदमाश तो बदमाश ही रहेगा। तो प्रियंका जी अगर अपना कहीं पर बाल कटवाती होंगी तो हमने उनके नाई से संपर्क किया
किससे? उनके नाई से। यहाँ पर बाल कटवाती हैं और हमने नाई से कहा कि देखिए भाई हम आपको 10,000 रुपये देंगे, हमें बस एक बाल दे दीजिएगा प्रियंका जी का। तो नाई समझ नहीं पाएगा, तो नाई हमें उनका एक बाल दे दिया और उनके एक बाल में हमें क्या है, करोड़ों की संख्या में, यानी लाखों की संख्या में कौन बैठा हुआ है? सेल। और उनमें से हम जाएंगे डॉक्टर के पास उस बाल को लेकर और डॉक्टर उस बाल में से क्या करेगा? एक न्यूक्लियस निकालेगा। एक न्यूक्लियस निकालने के बाद एक महिला के अंदर से क्या लेकर के आएगा? ओवम लेके आएगा। ये न्यूक्लियस मान लीजिए कि आ गया प्रियंका चोपड़ा जी का, उनके शरीर से बाल से आए, तो इसका मतलब इसमें पूरा टोटल कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। फिर उसके बाद एक महिला से क्या खरीद के लेके आ जाएंगे? ओवम। ये ओवम है यानी अंडाणु है। ओवम मतलब अंडाणु है। इसके अंदर कितने गुणसूत्र बैठे हैं? तो इसके अंदर बैठे हुए 23 गुणसूत्र। चूँकि हमें इसके न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है उस ओवम से। किससे मतलब है? बस ओवम से। तो हम गए उस महिला के पास, ओवम लेकर आए, डॉक्टर से कहे कि भाई एक ओवम एक किसी महिला के लेकर आया, वो लेकर आया ओवम और उसका न्यूक्लियस उसने क्या किया? निकाल दिया। उसने न्यूक्लियस निकालने के बाद प्रियंका चोपड़ा के जो बाल से हमने एक कोशिका प्राप्त की थी, उसकी इस केंद्रक को हमने निकाल लिया। इस केंद्रक को निकालने के बाद इस कोशिका के केंद्रक में डाल दिया। फिर इसके बाद उसी एक परख नली में ही क्या करेंगे? उसका हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक देकर के उसमें विभाजन शुरू करवाएंगे। उसमें विभाजन शुरू करवाने के बाद किसी एक महिला को हम लोग ले लेंगे, किसी एक महिला को ले लिए और उस महिला को पैसा दे करके यूटेरस को हमने खरीद लिया, जिसे सरोगेसी कहते हैं, कि मतलब किसी महिला को पैसा दे करके हमने उसका गर्भाशय खरीद लिया और उसके गर्भाशय में हमने इस बच्चे को डाल करके 9 महीने पालन पोषण किया। फिर उस बच्चा जो पैदा होगा तो वो पूर्ण रूप से कौन पैदा हुआ है? प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि 46 गुणसूत्र किसके हैं? प्रियंका चोपड़ा के। इसलिए वो बच्चा जो पैदा होगा, वो जो लड़की पैदा होगी, वो प्रियंका चोपड़ा ही पैदा होगी। लेकिन अब ये कहेंगे कि क्या पैदा होती है प्रियंका चोपड़ा? तो नहीं। जैसे प्रियंका चोपड़ा बचपन में दिखाई देती होगी, वैसा वो बच्चा पहले दिखाई देगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रियंका चोपड़ा बड़ी हुई, जैसे जैसे उसका शकल हुआ होगा, जैसे जैसे उसकी बॉडी संरचना हुई होगी, वैसे वैसे इसमें भी विकास होगा। नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे पैदा होते ही प्रियंका चोपड़ा जैसी लगेगी, पैदा होती नहीं। जैसे प्रियंका चोपड़ा बचपन में होगी, वैसे जैसे युवा होगी जब वो, तो प्रियंका चोपड़ा जैसे। लेकिन दिमाग, एक्टिंग, ये सब क्या प्रियंका चोपड़ा जैसे होगा? ये नहीं। ये एक्टिंग और दिमाग ये सब तो यहाँ पर आने के बाद सीखते हैं। समाज में रहने के बाद जैसे ज्ञान ग्रहण करेंगे वैसी चीज़ें सीखेंगे। अब इसी माध्यम से क्या करेंगे? अब सोचो कि हम इससे तो मानव को क्लोनिंग पर अनुमति नहीं है। मानव की क्लोनिंग पर अनुमति होती है तो हमारे भारतीयों को जानते हैं कि हमेशा ये अपने पड़ोसियों से क्या करते रहते हैं? कंपटीशन करते रहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पड़ोसी होते तो हम चाहते कि अब हमारे घर में अगर जैसे सब लोग काले काले हैं, तो हम सोचिए हमारे घर में कोई गोर बच्चा पैदा हो जाता, तो हम चले जाते किसी बॉलीवुड स्टार को कोई बाल लेकर आ जाते और अपने घर में बच्चा पैदा करवा लेते, उस शाहरुख खान जैसा। तो पड़ोसी को बुरा लगता है कि हमारे घर में, अगर उनके घर में शाहरुख खान पैदा है तो हमारे घर में सलमान खान पैदा होना चाहिए। तो सलमान खान को बाल लेकर चला आता। फिर कोई पड़ोसी होता तो कहता कि इनके घर में तो भारत के ही नायक हैं, हम ब्रिटेन वाले चले जाते। वहाँ से ब्रिटेन से जाकर के किसी वहाँ के नायक का एक लेके आ जाते बाल या कोशिका, कुछ भी लेके आ जाते, कोशिका लेके आते और ब्रिटेन का नायक पड़ोसी पैदा कर लेता। कहता तुम्हारे यहाँ तो भारत वाले पैदा हुए हैं और हमारे यहाँ ब्रिटेन वाला पैदा हुआ। फिर एक पड़ोसी रहता तो कहता कि हमारे यहाँ तो अब अमेरिका का ही नागरिक पैदा होगा, तो अमेरिका के किसी जाके स्टार का लेके आ जाता बाल और अपने घर में। इस तरीके से कंपटीशन लग जाती। और यहाँ की जो जैव विविधता है, यहाँ के जो व्यक्तियों की क्या है, जो अपने गुण है, नेचर ने व्यक्तियों को बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है कि जहाँ पर जैसी जलवायु बनाई है उस हिसाब से व्यक्तियों को पैदा किया है। लेकिन व्यक्ति यहाँ क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारी हदों को, सारी सीमाओं को क्या करते? पार कर जाते। इसलिए इस पर क्या किया गया? सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया कि मानव की क्लोनिंग नहीं की जाएगी। अब मैंने कुछ कहा कि जो व्यक्ति समाप्त हो चुके हैं, क्या उनको भी पैदा किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी मान लीजिए कि मर गए, तो महात्मा गांधी के मरने के बाद उनकी कहीं समाधि बनाई गई है। समाधि बनाई गई तो उनका मतलब उनकी हड्डियां तो होंगी, उनकी हड्डियों में से क्या करेंगे हम लोग? एक न्यूक्लियस निकाल ले आएंगे और उनके न्यूक्लियस निकालने के बाद उनको न्यूक्लियस निकलने के बाद किसी महिला को ओवम में डालकर, किसी महिला के यूटेरस में क्या करेंगे? डाल करके उसको महात्मा गांधी जी को पैदा करा लेंगे। इसी प्रकार से जितनी भी अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जितने भी लोग समाप्त हो चुके हैं धरती पर, उन सभी की क्लोनिंग करके क्या किया जा सकता है? उनको पैदा किया जा सकता है। वो हूबहू उन्हीं के जैसा पैदा होगा, क्योंकि उन्हीं का न्यूक्लियस लेकर पैदा होगा। इनके माध्यम से, इसी विधि के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? डायनासोर भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे डायनासोर को आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी हड्डियाँ मिली है फ्रांस में। तो हम गए फ्रांस में और फ्रांस से क्या किया हमने? डायनासोर का हमने हड्डी लेकर आया, उसमें हड्डी में से एक न्यूक्लियस निकाला। और डायनासोर की ही प्रजाति का एक जीव है जिसका नाम क्या है? घड़ियाल, मगरमच्छ ने आप लोग सुना होगा। तो मगरमच्छ के पास गए हम और मगरमच्छ के शरीर में से क्या किए हम? एक उसमें से ओवम निकाल लेंगे, एक अंडा निकाल लेंगे। अंडा निकालने के बाद उस मगरमच्छ के अंडे के न्यूक्लियस में डाल देंगे उस किसके न्यूक्लियस को?
जो मगरमच्छ की हड्डी से जो डायनासोर के हड्डी से जो हमने न्यूक्लियस निकाला है उसके न्यूक्लियस को डाल देंगे इस मगरमच्छ के अंडे के अंदर। अब फिर उसके बाद जब उसमें विभाजन शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज देकर, फिर उसे किस में डाल देंगे, उस मगरमच्छ के पेट के अंदर, मतलब उसके गर्भाशय में डाल देंगे। और उसमें वो क्या होगा, और जैसे मगरमच्छ डायनासोर जो था वो बहुत बड़ा जीव था, अब डायनासोर बहुत बड़ा जीव था तो उसका जो अंडा जो होगा वो जो मगरमच्छाइन एक तरीके से फीमेल जो क्रोकोडाइल्स होगा उसके यूटेरस में जब वो अंडा बड़ा होगा तो उसके क्या होगा, उसका यूटेरस फट जाएगा, वो मगरमच्छ मर जाएगी। क्योंकि अब डायनासोर का अंडा बहुत बड़ा रहा करता था, अब उसके अंदर के बूढ़ों को डालोगे तो वो बड़ा होगा, तो इसलिए वो मगरमच्छ अगर जो फीमेल मगरमच्छ होगी वो मर जाएगी, अन्यथा डायनासोर को भी क्या करना है, आसानी से पैदा किया जा सकता है। लेकिन समस्या बस एक है कि अगर बस एक चीज़ अगर प्राप्त हो जाए तो जो भी धरती पे जीव जंतु पशु पक्षी समाप्त हुए हैं उन सभी को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जैसे जो IUCN रेड लिस्ट डाटा जारी करता है उनमें से बहुत से जीवों को विलुप्त दिखाता है। अगर इस चीज़ का हमने आविष्कार कर लिया तो वो जो रेड लिस्ट डाटा में जो भी जीव जंतु क्या किए थे, विलुप्त घोषित किए थे, एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किए थे, वो एक्सटिंक्ट नहीं किए जाएंगे क्योंकि हम तो उसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब ये क्या है कि वो कौन सा चीज़ है जिसे हम लोग प्राप्त कर ले। देखो, मानव ने सब कुछ बना लिया है, रिसर्च करके सब कुछ बना लिया है, लेकिन एक फीमेल के अंदर एक बच्चे को जन्म देने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो है ये यूटेरस। क्या है ये यूटेरस, एक बच्चे को रहने के लिए ये यूटेरस जो होता है, अभी मानव ने ऐसा यूटेरस नहीं बना पाया है। अगर मानव एक बार ये यूटेरस बना ले कि बच्चे को जिसमें पालना है वो यूटेरस वो जलवायु उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बस बना ले तो समझ लीजिएगा कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जो जीव समाप्त हो चुके हैं हम उनको क्या करेंगे, निषेचन करा, उनका फर्टिलाइजेशन करवा लेंगे। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसमें जो विभाजन शुरू होगा तो उसे हम किसी कृत्रिम यूटेरस में, कृत्रिम गर्भाशय में जाकर डाल देंगे और एक नया जीव क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो जो विलुप्त हो गया उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस विधि के माध्यम से एक महिला अकेले भी माता बन सकती है। एक महिला अपने ही ओवम निकलवा कर और अपने ही शरीर की बाल से, नाक से, आँख से, कान से, कहीं से भी एक कोशिका निकलवा करके एक महिला अपने ही ओवम में न्यूक्लियस को डाल करके क्या कर सकती है, अकेले ही माता पिता बन सकती है। यानी कि एक महिला अकेले ही माता और पिता दोनों बन सकती है, लेकिन एक पुरुष बिना महिला के पिता नहीं बन सकता। क्योंकि एक अगर किसी पुरुष को पिता बनना है तो इसका मतलब है कि उसे ओवम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ओवम के बिना तो काम होगा नहीं। तो ओवम हमें प्राप्त करने के लिए एक महिला की आवश्यकता होगी। इतनी कुछ बातें हैं। जैसे एक बार बहुत चर्चा में था कि तुषार कपूर साहब अकेले ही बच्चा पैदा करना चाहते थे, अकेले ही बच्चा पैदा करना चाहते तुषार कपूर साहब, तो उन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रोक लगा दिया था। यह बहुत उनकी क्रिटिसिज्म हुई थी। नहीं तो अकेले ही क्या कर सकते हैं, एक पुरुष इस प्रकार से बच्चे पैदा करवा सकता है, बस ओवम खरीद कर किसी महिला को पैसे देकर उसके हैक करके, और वो पूरा रूप से क्या होगा, उन्हीं को होगा। अगर ये यूटेरस समझ लीजिए कि अगर बन जाता है तो कोई भी पुरुष जो होगा, पैसा वाला होगा, वो अपने पत्नी का फिगर न खराब हो उसके लिए वो क्या करेगा, कृत्रिम विधि अपनाएगा, कृत्रिम गर्भाशय में बच्चे का जन्म करवाएगा। और बहुत से व्यक्ति ऐसे में क्या होगा जानते हैं कि लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, पत्नी अपना ओवम देगी, पति अपना स्पर्म देगा, या दूसरे भी तरीके से स्पर्म ओवम देकर जाइगोट बनवाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, इस कृत्रिम गर्भाशय में बच्चे का जन्म, जब फिर 9 महीने बाद जाएंगे और वहाँ से कहेंगे कि मेरा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको दे दीजिए, इस कृत्रिम गर्भाशय से बच्चा पैदा होगा। तो अभी वैज्ञानिकों ने ये संभव नहीं हो पाया, अभी वैज्ञानिकों ने नहीं बना पाया। अगर जिस दिन वैज्ञानिक ये कृत्रिम यूटेरस बना लेंगे तो समझ लेना कि बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा। अभी भी इनमें बहुत कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर उसको मत कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके माध्यम से ये मान लीजिए कि जो दुधारू नस्ल के जीव जंतु है ना, जो पशुएं होती हैं दुधारू नस्ल की, उनका क्लोन तैयार करके उनसे क्या करेंगे हम लोग, उनसे अधिक दूध देने वाले जीवों की उत्पत्ति की जा सकती है। अधिक से अधिक मांस देने वाले मुर्गों के क्लोनिंग तैयार करके मुर्गे को और क्लोन तैयार करके पूरी दुनिया में भेज सकते हैं, सब जगह पर, वहाँ पर सब जगह पर जाकर के इनका विस्तार किया जा सकता है। तो सभी लोग वीडियो जो लोग देखे होंगे पूरा, उन सभी को धन्यवाद। बाय, गुड नाइट।